ये कहानी है एक ऐसी जेल की जिसकी कोई दीवार ही नहीं है। कैदी चाहें तो जेलर की आंखों के सामने से ही भाग सकते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वहां से कोई कभी भाग नहीं पाता। शायद आपने ऐसी जेल कभी नहीं देखी होगी, लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक है। मूवी में मेन लीड है STU। शादी से पहले उसने एक आखिरी बैचलर पार्टी प्लान की है। जगह पहले ही तय थी, साउथ अमेरिका, क्योंकि वहां न सिर्फ खूबसूरत नजारे हैं बल्कि एक और फायदा है जो और कहीं नहीं मिलता। STU और उसके यार दोस्त पूरे 7 दिन और 7 रात वहां जमकर मस्ती करते रहे। जब सब खत्म हुआ तो उन्होंने इंग्लैंड वापस लौटने की तैयारी की, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वापसी के रास्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते हुए STU ने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त रायन अपनी जेब में एक छोटा सा पाउडर का पैकेट छुपा रहा है। वो इसे इंग्लैंड ले जाने वाला था। ये देखकर STU डर गया। क्या उसका दोस्त इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है? सिक्योरिटी वालों को वो क्या बेवकूफ समझता है? ऐसे खुलेआम सामान ले जाकर अगर पकड़ा गया तो सीधे जेल जाएगा। STU तो घबरा गया, लेकिन रायन बिल्कुल शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा और सीधे सिक्योरिटी स्टाफ के सामने पहुंच गया। सबके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि रायन आराम से चेकिंग पार कर गया। मशीन से चेकिंग हुई, लेकिन किसी ने पकड़ा ही नहीं। रायन की ये हरकत देखकर उसके दोस्त हैरान भी थे और डरे भी। तभी अचानक उनके ग्रुप का एक और दोस्त ग्रेग पेट पकड़कर जोर जोर से टडडीएचपने लगा और फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगे। उसी वक्त सिक्योरिटी डॉग भी बुरी तरह भौंकने लगा। कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरा ग्रुप सिक्योरिटी रूम में ले जाया गया। वहां पता चला कि ग्रेग ने नशे की गोलियां निगल ली थीं ताकि उसे बॉडी के अंदर छुपाकर इंग्लैंड ले जाया जा सके, लेकिन गोलियों में से एक उसके पेट के अंदर ही फट गई और उसकी हालत बिगड़ गई। ये तो बस शुरुआत थी। कुछ देर बाद पुलिस की ड्रेस पहने कुछ लोग अंदर आए और उनकी पूरी तलाशी ली। उसी वक्त रायन की जेब से पाउडर वाला पैकेट बरामद हुआ। अब उन सबको स्मगलर मान लिया गया। उन्होंने लाख सफाई दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्हें पकड़कर एक दूर दराज के द्वीप पर ले जाया गया। जब नाव किनारे लगी तो STU ने देखा कि वहां भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे। पूरा द्वीप सुनसान और डरावना लग रहा था, जैसे वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। कैदियों को जेल की गाड़ी में बिठाया गया और द्वीप के बीचों बीच बने जेल तक ले जाया गया। ये जेल और भी अजीब थी। यहाँ चारों तरफ कोई दीवार या बाड़ा नहीं था। जैसे ही उतरे STU ने देखा कि एक कैदी अचानक भाग निकला। वो करीब 100 मीटर दूर भाग भी गया। गार्ड्स ने देखा, लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। ये देखकर सब हैरान रह गए। STU और उसके साथी समझ गए कि ये जेल उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही थी। यहाँ का सिस्टम ही अलग था। गार्ड्स को कैदियों की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें छोड़ दिया जाता था। जैसे जो होगा वो खुद भुगतना पड़ेगा। वहीं बैठे रहना कोई हल नहीं था। STU के ससुर लाओबाई ने सलाह दी, पहले यहाँ के मैनेजर से बात करो, शायद उसके जरिए ब्रिटिश दूतावास से संपर्क हो सके। सबने तय किया कि अलग अलग काम करेंगे। लाओबाई अपने बेटे छोटा खाई के साथ गया, क्योंकि वही अकेला स्पेनिश बोल सकता था, ताकि जेलर से बात हो सके। STU रायन और हुआंग माओ ग्रेग को डॉक्टर के पास ले गए, जिसकी हालत निगली हुई दवाई फटने से खराब हो चुकी थी, और ह्यूगो वहीं रुक गया। थोड़ा हिम्मत जुटाने के बाद सब अपने अपने काम पर निकल पड़े। कैद खाने के अंदर पहुंचते ही उनका सामना जेलर से नहीं बल्कि 2 ऐसे कैदियों से हुआ जो बिल्कुल साधारण नहीं लग रहे थे। यहाँ का माहौल किसी जेल जैसा नहीं बल्कि एक छोटे बाजार जैसा था। कैदी यहाँ काफी आजाद घूम रहे थे और उनकी जिंदगी भी कुछ हद तक नॉर्मल सी लग रही थी। STU और उसके साथी कुछ देर इधर उधर घूमते रहे। फिर एक बोर्ड के इशारे पर उन्हें एक कमरा मिला। दरवाजा लोहे का था और ताले से बंद। जगह वाकई अजीब थी। डॉक्टर दिखने में डॉक्टर जैसा कम और किसी गैंगस्टर जैसा ज्यादा लग रहा था। भाषा की वजह से दोनों तरफ से कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन STU ने हार नहीं मानी और बॉडी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश की। डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। अंदर का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ गए। एक आदमी पूरी तरह नग्न बर्फ के पानी में पड़ा था और लग रहा था कि उसके अंग निकालने की तैयारी हो रही है। तभी उन्हें समझ आया कि ये कोई क्लिनिक नहीं बल्कि अंग निकालने वाली जगह है। अब हालत और बिगड़ने वाली थी। तभी हुआंग माओ ने बगल की कुर्सी उठाई और डॉक्टर के सिर पर दे मारी। डॉक्टर का सिर खून से लथपथ हो गया। उसी वक्त बर्फ वाले पानी में पड़ा आदमी बोला, धन्यवाद। वो अंग्रेजी बोल रहा था और कहने लगा, अगर मुझे अभी छुड़ा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भाषा की दिक्कत से जूझ रहे STU और उसके दोस्त मान गए। उन्होंने उसे आजाद किया, लेकिन बाहर निकलते ही उस टोपी वाले आदमी ने धोखा दे दिया। बिना पीछे देखे वो भाग खड़ा हुआ। उधर लाओबाई और उसका बेटा भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। बहुत कोशिश के बाद वे सिर्फ वीडियो कॉल पर जेलर से बात कर पाए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जेलर पूरी तरह सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता था। लाओबाई ने कहा कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए उन्हें ब्रिटिश पुलिस को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन जेलर के एक वाक्य ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। ये कोई साधारण जेल नहीं थी बल्कि एक प्रयोगात्मक जेल थी, एक तरह का नया इकोसिस्टम जहाँ से बाहर जाना
उनके बस में नहीं था। इतना कहकर कंप्यूटर स्क्रीन का सिग्नल कट गया। लाओ बाई और उसका बेटा टूट गए। उनका न तो स्मगलिंग से कोई लेना देना था, न ही किसी अपराध से। फिर भी वो इस अजीब प्रयोग का हिस्सा बन गए। लेकिन इससे भी बुरा आगे हुआ। वापसी में उन्होंने देखा कि दो लोग ग्रेग को कहीं ले जा रहे हैं। डर की वजह से रोकने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन वे चुपचाप पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर बाद वे एक हवेली में पहुंचे। वहां के गार्ड बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग थे, लंबे चौड़े, ताकतवर और पूरी तरह हथियारबंद। अंदर का नजारा देखकर सब चौंक गए। आखिर ये जेल थी या कुछ और? हवेली के सबसे अंदर पहुंचे तो देखा मालिक हाथ में फल काटने वाला चाकू लिए टमाटर को बीच से काट रहा था, जैसे ये इशारा हो कि अब उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। और सचमुच कुछ देर बाद वहाँ की महिला मालिक आई और उसने साफ साफ कहा, तुम्हें छोड़ना है तो $2 मिलियन लाओ, वरना तुम्हें टुकड़ों में काट कर इंग्लैंड भेज देंगे। पूरा ग्रुप ये सुनकर हैरान रह गया। ये तो जेल कम और गैंगस्टर का अड्डा ज्यादा लग रहा था। उन्हें लगा था कि आजादी छिन जाना ही सबसे बड़ा दुख है, लेकिन यहाँ तो ऊपर से करोड़ों का कर्ज भी लाद दिया गया। कोई और रास्ता न देखकर सब चुपचाप माने और हवेली से निकल गए। लेकिन जैसे ही बाहर गेट पर पहुंचे, एक टैटू वाला आदमी उन्हें रोककर एक अलग कमरे में ले गया। अंदर सभी आदमी हट्टे कट्टे और गुस्सैल थे, हाथों में AK-47 लिए हुए। ये लोग अभी थोड़ी देर पहले दिखे गार्ड से बिल्कुल अलग थे, ज्यादा आतंकवादी जैसे लग रहे थे। कमरे में पहुंचते ही साथियों ने STU को एक अच्छी खबर दी। वो काली लड़की जिससे उनका संपर्क टूट गया था, अब आखिरकार मिल गई है। पुलिस ने उसे थाने से उठाकर इस जेल में डाल दिया था। लेकिन साथ ही बुरी खबर भी थी। आतंकवादी नेता उनसे एक इंसान की जिंदा किडनी मांग रहा था। वजह ये थी कि उसके एक आदमी की पिटाई से हालत बिगड़ गई थी और उसे तुरंत किडनी चाहिए थी। डॉक्टर को छोड़ दिया गया और उस पागल लड़के को बाहर घुमा दिया गया। लेकिन अब बाकी लोगों पर किडनी का मुआवजा देना अनिवार्य हो गया। इससे पहले काले गैंग के बॉस ने एक अजीब सा काम किया। उसने डॉक्टर से कहा कि पहचानो, तुम्हें किसने मारा था। सब डर के मारे सन्न रह गए, क्योंकि लगा कि अब किसी की जान जाएगी। और सच में बॉस ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने सीधा कह दिया कि उनमें से एक को हुआंग माओ से किडनी निकालनी होगी। सबकी नजरें एकदम से उस काली लड़की पर टिक गईं, क्योंकि वही मेडिकल की जानकारी रखती थी। उसने मजबूरी में काम शुरू किया। हुआंग माओ के पेट के दोनों तरफ चीरे लगाए और दबाव डालकर एक ताजा किडनी बाहर निकाली। थोड़ी देर बाद दूसरी किडनी भी निकाल ली। तभी सबको पता चला कि किडनी कमर से नहीं बल्कि पेट से निकाली जाती है। लेकिन सबसे खराब बात तब हुई जब लड़की टेंशन में एक किडनी गिरा बैठी और वो खराब हो गई। अब सिर्फ एक किडनी बची थी और गैंगस्टर ने कहा, बाकी लोगों से एक और निकालो। किसकी निकाली जाए, इसका फैसला करने के लिए लाओ बाई ने एक पेड़ की टहनी को 5 हिस्सों में तोड़कर सब में बांट दी। नियम था कि जिसके पास सबसे छोटा टुकड़ा आएगा उसकी किडनी जाएगी। बांटने के बाद देखा गया कि सबसे छोटा टुकड़ा लाओ बाई के हाथ में है, यानी उसे अपनी किडनी देनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनकर डॉक्टर और काला बॉस दोनों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि लाओ बाई बहुत बूढ़ा है और उसकी किडनी किसी काम की नहीं होगी। इसलिए 4 जवान लोगों में से चुनना पड़ा और इस बार सबसे छोटा टुकड़ा ह्यूगो के हाथ में आया। ये देख STU ने तुरंत ह्यूगो को ढांढस बंधाया और कहा कि वो उसकी $2 मिलियन की देनदारी चुकाने में मदद करेगा। ह्यूगो थोड़ा संभला और मान गया, लेकिन तभी चालाकी से टियाओ काई ने अपनी टहनी पीछे छुपाकर 2 हिस्सों में तोड़ दी और ह्यूगो को बेवकूफ बना दिया। उसने झूठा दिखाया कि ह्यूगो का टुकड़ा सबसे लंबा है और असल में खुद बाथटब में बैठने को तैयार हो गया। लाओ बाई ने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काला गुंडा उसकी कनपटी पर बंदूक तान देता है। सौभाग्य से उसी समय उस गुंडे को कोई और जरूरी काम आ गया और मामला वहीं रुक गया। गैंगस्टर के निकलते ही हुआंग माओ की लाश उठा ली गई। शायद उसे समुद्र में फेंक कर मछलियों का चारा बना दिया गया। पूरी टीम टूट गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका पुराना दोस्त जो 10 साल से साथ था इस तरह चला जाएगा। शाम को रायन ने चुपके से STU से अपनी शंका साझा की। स्पष्ट है कि असल में सिर्फ ग्रेग ही तस्करी करता था। फिर हमें सबको यहाँ क्यों फंसाया गया? इसका मतलब है कि ग्रेग जैसे और भी लोग हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। अगले दिन STU और रायन गुस्से में भड़क उठे। ग्रेग एक मकान में रखा गया था, क्योंकि औरतों ने पहले ही बात कर ली थी कि उसके $2 मिलियन मिलने से पहले उसका इलाज होगा। वहाँ उसके साथ एक काली लड़की भी थी जो उसकी देखभाल कर रही थी। अंदर जाने से पहले वो लड़की बोली, अपनी भावनाओं को काबू में रखना वरना गार्ड्स आ जाएंगे। लेकिन STU और रायन अपनी नाराजगी रोक नहीं पाए। आखिर उनका दोस्त हुआंग माओ उसी की वजह से मर गया था और ये ग्रेग आराम से बिस्तर पर पड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआंग माओ की मौत सुनकर भी ग्रेग पूरी तरह शांत रहा। उसने कहा, मेरे पास बाहर निकलने का तरीका है। मेरा बॉस बहुत ताकतवर है, बस मुझे एक फोन चाहिए। अगर मैं सच्चाई बता दूं तो मेरा बॉस हम सबको यहाँ से बाहर निकाल देगा। STU और रायन को लगा कि वो सच कह रहा है, इसलिए उस पर भरोसा कर लिया और कमरे से बाहर आ गए। अब सवाल था, फोन कहाँ से लाएं? तभी उन्हें याद आया वो अंगूठी जो छोटा खाई ने पिछली रात
हुआंग माओ से ली थी। दोनों चुपके से वो अंगूठी लेकर उस जगह पहुंचे जहां लाशों को रखा जाता था। वहां ये रिवाज था, अगर कोई पकड़ा जाता तो उसका शरीर टुकड़ों में काट दिया जाता, अंग निकाल लिए जाते और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता। लेकिन अगर परिवार या दोस्त पैसे दे दें तो पूरे शरीर को समुद्र में फेंका जाता ताकि सम्मान बचा रहे। एसटीयू और रायन हुआंग माओ की शादी की अंगूठी लेकर मैनेजर के पास गए। बोले, हम अपने भाई को सम्मान के साथ दफनाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने बात बदल दी और मांग रखी कि उन्हें एक फोन चाहिए। मैनेजर थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता था। उसने अंगूठी देखी और हैरान रह गया, लेकिन आखिरकार उसने अपना पुराना टूटा फूटा फोन उन्हें दे दिया। फोन अब उनके हाथ में था। अगला कदम था उसे ग्रेग तक पहुंचाना। एसटीयू और रायन प्लान बना ही रहे थे कि तभी लाओबाई और ह्यूगो बीच में आ गए। एसटीयू फोन लेकर तुरंत भाग गया और रायन वहीं रहकर दोनों से निपटने लगा। रायन ने चालाकी से दोनों को ये यकीन दिला दिया कि उसने अंगूठी का इस्तेमाल करके हुआंग माओ के लिए जेल के बाहर एक कब्र खरीद ली है। बस 2 लाइनों में उसने उनका शक मिटा दिया। उन्हें ये पता नहीं था कि एसटीयू पहले से ही ग्रेग के साथ मिल चुका था। एसटीयू और ग्रेग पब्लिक टॉयलेट में गुपचुप मिले। फोन मिलते ही ग्रेग ने अपने बॉस को कॉल किया। बॉस सच में उन्हें बाहर निकाल सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि वे जेल में क्यों बंद थे। अगर बॉस को असली वजह पता चल जाती तो उनका खेल खत्म था। इसलिए ग्रेग ने चालाकी से एसटीयू से कहा, जिम्मेदारी तेरे ऊपर आनी चाहिए। अगर बॉस मुझे बाहर निकालता है तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा, लेकिन अगर तूने इनकार किया तो मैं सबको तेरा राज बता दूंगा। ये धमकी भी थी और विनती भी, लेकिन एसटीयू मानने वाला नहीं था। उसने ग्रेग का असली चेहरा उजागर करने का नाटक किया। जैसे ही ग्रेग फोन उठाकर अपने बॉस से माफी मांगने लगा, एसटीयू ने अचानक उसकी पोल खोल दी। उसने मालिक के सामने ही कह दिया कि ये सब बर्बादी ग्रेग की वजह से हुई है। अब वो चाहता था कि गैंगस्टर इस नफरत वाले ग्रेग को निकाल फेंके और सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दे। ग्रेग विरोध करना चाहता था, लेकिन अफसोस वो घायल हो गया और जल्दी ही एसटीयू ने उसे गोबर के गड्ढे में धकेल दिया। फोन काटते वक्त तक ग्रेग की सांसें थम चुकी थीं। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। घबराकर एसटीयू ने ग्रेग की लाश को जल्दी से गड्ढे में फेंका और वहां से भाग गया। उसे लगा कि उसने सब कुछ पूरी तरह सही कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऊपर से कोई उसे ध्यान से देख रहा है। जब एसटीयू हॉस्टल लौटने लगा तो उसे याद आया कि उसे उस आदमी से हर हाल में दूर रहना है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही टोपी वाला शख्स था जिसे वो लोग पहले से जानते थे। जिस आदमी ने एसटीयू को डॉक्टर से बचाया था वो असल में छत पर छुपा रहता था, इसलिए वो इतने दिनों से नजर नहीं आया था। जब उसने एसटीयू की चाल पकड़ ली तो एसटीयू ने झूठ बोला कि उसने गलती से ग्रेग को मार दिया, लेकिन ये झूठ उस चालाक शख्स के सामने टिक नहीं पाया। उसने तुरंत एसटीयू की असलियत खोल दी। असल में उसका मकसद कुछ और था। वो चाहता था कि एसटीयू उसकी मदद करे ताकि वो भी भाग सके। उसे छुपने का तरीका भी पता था। हॉस्टल लौटकर एसटीयू ने अपने साथियों को जानबूझकर धोखा दिया। उसने कहा कि उत्तर की तरफ एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ काम करने पर न तो कोई तंग करता है और साथ ही थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है जिससे सामान खरीदा जा सकता है। सबको ये बात अच्छी लगी और वे मान गए, लेकिन असल में एसटीयू का अपना अलग प्लान चल रहा था। अगले दिन 4 लोग उस फैक्ट्री पहुंचे। बाकी 3 लोग जोश से काम करने लगे, लेकिन एसटीयू के दिमाग में सिर्फ भागने का ख्याल घूम रहा था। जब रायन ने उससे पूछा कि क्या उसने ग्रेग को फोन दे दिया तो एसटीयू ने बिना झिझके झूठ बोला कि ग्रेग फोन लेकर भाग गया और सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी। रायन, जो ताकतवर तो था लेकिन दिमाग से थोड़ा धीमा, एसटीयू की बात पर पूरा भरोसा कर बैठा। फैक्ट्री में एक रास्ता था जो सीधे जेल के बाहर निकलता था। यही वो भागने का तरीका था जिसका जिक्र टोपी वाले आदमी ने किया था। एसटीयू और रायन ने भागने की साजिश रचनी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका लीडर छोटा खाई उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगा। छोटा खाई ने जब काले मुखौटे वाले अजनबी को देखा तो हैरान रह गया कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। एसटीयू ने तुरंत कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि टोपी वाला आदमी क्वाई नॉन यहाँ का गेटकीपर है। आज उसे काम पर नहीं आना था। अगर मैनेजर उसे देख लेता तो उसकी मुसीबत हो जाती। एसटीयू की बातों में आकर छोटा खाई ने उस पर भरोसा कर लिया और ठान लिया कि वो क्वाई नॉन को इमरजेंसी एग्जिट की ओर भेज देगा। सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए बस सीधे जाना था और जेल से बाहर निकला जा सकता था। लेकिन अचानक रास्ते में उन्हें इंसान के शरीर का एक टुकड़ा पड़ा मिला। उसी वक्त पास के लोहे के दरवाजे से डरावनी गुर्राने और जंजीरों की खड़खड़ाहट की आवाज आई। लग रहा था अंदर कोई खतरनाक दैत्य कैद है। ये देखकर टोपी वाला आदमी घबराकर भाग गया। बाहर आते ही उसे फिर से टियाओकाई ने देख लिया। टियाओकाई को समझ नहीं आया कि ये दोनों लोग आखिर क्या कर रहे थे, लेकिन उसे पक्का यकीन हो गया कि वे कोई बड़ा राज छुपा रहे हैं। उसने एसटीयू से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन तब तक एसटीयू चुपचाप टॉयलेट में घुस गया। वहां उसने अपने शरीर से एक अजीब चीज निकाली। उसी वक्त छोटा खाई भी आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। डर के मारे एसटीयू ने वो चीज टॉयलेट में फेंकी और तुरंत फ्लश कर दिया। लेकिन छोटा खाई कोई मूर्ख नहीं था। वो जानना चाहता था कि आखिर एसटीयू छुपा क्या रहा है। शोर की वजह से और लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। एसटीयू ने फिर झूठ बोलना शुरू किया
और सबको दया दिखाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जो चीज उसने फ्लश में डाली थी उसी से टॉयलेट जाम हो गया और वो ऊपर तैरने लगी। सबने उसे साफ साफ देख लिया। अब एसटीयू का राज छुपाना नामुमकिन था, फिर भी उसने सारी जिम्मेदारी ग्रेग पर डाल दी। गैंग का बड़ा बॉस गुस्से से तमतमा उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये लड़का इतना बड़ा राज छुपा सकता है। वो सबको घुमाने फिराने ले गया ताकि ये उसके लिए ढाल बने, लेकिन हालात ने सबको बेहाल कर दिया। लाओ बाई जितना सोचता उतना ही गुस्से में भरता, लेकिन रायन के समझाने पर वो धीरे धीरे शांत हुआ। लाओ बाई एसटीयू को एक बार फिर सबक सिखाने वाला था, लेकिन अचानक फिसलकर टॉयलेट में गिर गया और बेहोश हो गया। छोटा काई दौड़ कर आया और उसने देखा कि उसके पिता शायद मर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लाओ बाई होश में आ गया। पिछली चोट जानलेवा नहीं थी, बस उसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा चला गया था। अब उसे ये भी याद नहीं था कि वे सब लोग जेल तक कैसे पहुंचे। एसटीयू के साथ एक और साथी था, ह्यूगो। उसे थाई गैंग की महिला बॉस थाईमा की गायकी बहुत पसंद थी। उसने ह्यूगो से ईस्टर पार्टी में गाना गाने के लिए कहा। पार्टी में थाईमा के साथ एक और बड़ा डॉन मौजूद था, आतंकवादी गिरोह ब्लैंको का नेता। ह्यूगो को वहीं पता चला कि ये दोनों भाई हैं, एक ही माँ बाप के बेटे, और इन्हें जेल चलाने में मदद मिलती है किसी ताकतवर संगठन से। लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि थाईमा ने ह्यूगो को बुलाया ही इसलिए था ताकि वो उसके बड़े भाई ब्रांको को खत्म कर दे और पूरा जेल खुद के कब्जे में ले सके। थाईमा ने ह्यूगो को बम दिया और कहा कि मौका मिलते ही ब्रांको की कुर्सी के नीचे लगाना। ये काम आसान था लेकिन बहुत खतरनाक। ह्यूगो पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि ये उसका इलाका नहीं था, मजबूरी में उसने एक शर्त रखी, उसे जेल से बाहर निकाल दो। थाईमा मान गई। उस रात दोनों भाइयों ने बाहर आग जलाने की रस्म रखी। यही ह्यूगो के लिए बम लगाने का मौका था। उसने बिना देर किए ब्रांको की कुर्सी उठाई, बम रखा और पिन निकाल दी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं। सबसे पहले कमरे में लौटा ब्रांको नहीं बल्कि उसका छोटा बॉयफ्रेंड था। उसे कुछ पता भी नहीं था और वो आराम से कुर्सी पर बैठ गया। ह्यूगो ने ये देखा और भागने ही वाला था, लेकिन तभी छोटा बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है। कुछ ही देर बाद धमाका हुआ और छोटा बॉयफ्रेंड मारा गया। ब्रांको अपने प्यारे को इस हालत में देख टूट गया। वो गुस्से में पागल हो गया और उसने अपनी सारी नाराजगी एसटीयू और उसके साथियों पर निकाल दी। तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो छोटे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बस इतना जानते थे कि ह्यूगो को थाईमा ले गई थी। इसी दौरान गलती से सच्चाई सामने आ गई। ह्यूगो की मौत की जिम्मेदार उसकी बहन थी, मतलब थाईमा ही उसे मारना चाहती थी। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच खतरनाक भिड़ंत शुरू हो गई। जेल की सेल में गोलीबारी छिड़ गई। जब छोटे छोटे गैंग भी लड़ाई में कूदे तो पूरा जेल हंगामे में डूब गया। गोलीबारी की आवाज हर जगह गूंज रही थी। कहते हैं 2 बाघ लड़े तो एक जरूर घायल होता है। यही मौका था भागने का। टोपी वाला आदमी जो अब तक छिपा हुआ था, उसने आग में घी डालने की ठान ली। जैसे ही उसने देखा कि टावर पर तैनात गार्ड नीचे अपनी जरूरत पूरी करने गए हैं, उसने चुपके से उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया और बेहोश कर दिया। फिर टावर पर चढ़कर गार्ड का वॉकी टॉकी उठा लिया और खुद को गार्ड बनाकर रेडियो पर बात करने लगा। कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ ने उसे बताया कि जेल के बाहर थाईमा के लोग और माफिया आपस में माइनफील्ड में लड़ रहे हैं। टोपी वाले ने तुरंत कहा कि माइनफील्ड का स्विच बंद करो। स्टाफ ने मॉनिटर पर देखा तो वाकई जेल के आसपास अफरा तफरी मची हुई थी। उसने जल्दी से पावर कट करने की कोशिश की, लेकिन गलती से करंट लग गया और वो खुद बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कैदियों ने देखा कि जेल की बिजली चली गई है। जैसे ही लाइट गई, सबने एक एक करके अपनी सेल से बाहर निकलना शुरू कर दिया और जेल के बाहर की तरफ भागे। कुछ ही मिनटों में पूरी जेल बेकाबू हो गई। जेल में और भी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। कई कैदी किसी तरह माइनफील्ड में घुस गए। एसटीयू और उसके साथी भी बाहर की आवाज सुनकर भीड़ की तरफ भागे। बूढ़ा बांच, जिसकी याददाश्त खराब हो गई थी, सबसे आगे दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही कैदी माइनफील्ड से बाहर निकलने वाले थे, वही कर्मचारी जो बिजली के झटके से बेहोश हुआ था अचानक होश में आ गया। उसने कैदियों को भागते देखा और तुरंत बिजली का पुल बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद माइनफील्ड में धमाके होने लगे। सब कैदी डर से वहीं रुक गए कि कहीं माइन पर पैर न पड़ जाए। थोड़ी ही देर में सब पत्थर जैसे जम गए, लेकिन बूढ़े बांच का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसने पैरों के नीचे लगी माइन की परवाह ही नहीं की और आगे बढ़ता रहा। जल्दी ही वो माइन पर चढ़ा और टुकड़े टुकड़े हो गया। अब 8 लोगों में से सिर्फ 4 ही बचे थे। छोटा खाई माइनफील्ड में जिंदा है या नहीं किसी को पता नहीं था। तभी अचानक फोन बजा। मालिक का कॉल था एसटीयू के लिए। जेल में रहते वक्त बूढ़े बांच ने बड़ी मुश्किल से एसटीयू से फोन छीना था। अब वही फोन उसके बेटे के पास एक तरह से विरासत बनकर आ गया। एसटीयू ने ये देखा, लेकिन उसने छोटी खाई की सुरक्षा की परवाह तक नहीं की। बस फोन वापस करने की जिद करता रहा। छोटी खाई को यकीन ही नहीं हुआ कि एसटीयू इतना खुदगर्ज हो सकता है। गुस्से में उसने फोन फेंक दिया। फोन घूमता हुआ सीधे उस टोपी वाले आदमी के हाथ में जा गिरा। अच्छी बात यह रही कि इससे एसटीयू की जान बच गई। फोन मिलने के बाद एसटीयू और रैन ने छोटी खाई को अकेला छोड़कर खुद भाग निकलने का फैसला कर लिया। वहीं खाई अपने करीबी की मौत और दोस्तों की धोखेबाजी से टूट चुका था। उसने बिना झिझक माइनफील्ड पार करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद
एसटीयू और रैन टोपी वाले आदमी की मदद से जेल से निकल तो गए, लेकिन बाहर उन्हें लेने वाला कोई नहीं था। दोनों निराश होकर समुद्र किनारे बैठ गए। तभी रैन ने देखा कि एसटीयू हाथ में बड़ा पत्थर लिए खड़ा है। असल में एसटीयू पहले से ही प्लान बना चुका था। उसने एक बचाव नाव तैयार रखी थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था। एसटीयू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। जाते जाते उसने थोड़ा आटा भी चुरा लिया था ताकि मालिक का सामना कर सके। लेकिन जैसे ही वो नाव पर बैठा, समुद्र के नीचे से एक साया उभरा। वो थी काली लड़की। जब जेल में बिजली गई थी तभी वो सबसे पहले बाहर भाग निकली थी। अब बहुत देर बाद उसे नाव मिली थी। कभी वो और एसटीयू अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। काली लड़की ने अपनी आंखों से देखा था कि एसटीयू ने रैन को मार डाला। दोनों आमने सामने आए, उनकी नजरें मिली, फिर दोनों की निगाहें पास रखी पिस्तौल पर टिकी। डायरेक्टर ने ये नहीं दिखाया कि कौन बचा और कौन मरा, लेकिन इतना साफ था कि जब इंसानियत के सामने फायदा और मुसीबतें खड़ी होती हैं, तब इंसान की असली परीक्षा होती।